हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों से आप लोगों को पोस्ट नहीं कर पाई थी वीडियोस रिलेटेड टू ट्रेडमार्क एंड आल्सो पेटेंट, पर आई एम बैक। और अभी मैं आज चैप्टर 5 करूँगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने लास्ट क्या पढ़ाया था, कहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था। मुझे भी लगे कि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। चैप्टर 5 जो है वो असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन है। मैं पहले आप लोगों को इसके दोनों के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। असाइनमेंट जो है वो अगर मैं अपने रहते मैं मेरे पास ये एक एसेट है एज अ ट्रेडमार्क, और मैं खुद से उसको किसी और को दे रही हूँ टू यूज, इधर विथ गुडविल और विदाउट गुडविल, तो ये हो जाता है असाइनमेंट। बट अगर मेरे पास वो एसेट है एज अ ट्रेडमार्क और मैं नहीं रही, तो फिर मेरे लीगल एयर को ये मिल जाता है और वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो यहाँ पर दोनों को एक साथ इसलिए दिया गया है क्योंकि दोनों ही केस में किसी और को ये मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर द पर्सन हु इज एक्चुअली registered it or who is the primary owner of that particular trademark. So यहाँ पे सेक्शन 37 से 45 तक है। आई स्टार्ट विथ 37। वेरी सिंपल कि जिसके नाम पर ये रजिस्टर हुआ है, रजिस्टर्ड अगर प्रोप्राइटर है, तो उसको ये पूरा हक है, उसको ये पावर है कि वो किसी और को ये दे, असाइन कर दे, या फिर उसके लिए वो रिसिट्स निकाले, या फिर वो सोचे कि मैं किसी को असाइन करूं या ना करूं, और पर्टिकुलर कंसिडरेशन के साथ। तो अगर आपको थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है तो आप जानते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है। मतलब बिना कंसिडरेशन के किसी के साथ हम अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ देना पड़ेगा, तो दैट इज कंसिडरेशन। अगर उस वो नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। 38 है असाइनेबिलिटी एंड ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जैसे मैंने बताया कि जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, जो उसका ओनर है, वो उसको किसी और को या तो असाइन भी कर सकता है, और वो नहीं रहा तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी हो जाती है। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वो गुडविल के साथ कर रहा है या वो गुडविल के बिना कर रहा है। सो व्हाट इज गुडविल? जैसे कोई एक प्रोडक्ट है, उसका मार्केट में एक रेप्यूटेशन बन जाता है, तो उसको वो गुडविल कहा जाता है। कोई पर्टिकुलर सपोज कीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि सुधा जो है उसका डेयरी प्रोडक्ट्स आता है, और सपोज कीजिए कि उसके अलावा वो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकता है बेचना चाहता हो, बट उसने बेचना अभी सोचा नहीं है। तो उसका डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो पूरे मार्केट में नोन हो चुका है, जहाँ पे वो सुधा का दूध दे रहा है, सुधा का वो घी दे रहा है, मे बी सुधा का वो अम, पेड़ा दे रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, पनीर दे रहा है एंड ऑल। जब उसने अपना ट्रेडमार्क सुधा किसी और को असाइन किया, तो यहाँ पे सवाल उठता है गुडविल के साथ या गुडविल के बिना। तो यहाँ पे उसके पास 3 कंडीशन है उसको किसी और को असाइन करने के लिए। पहला, वो पूरा का पूरा गुडविल दे दे, यानी अब जो सामने वाला बंदा उसने लिया है, तो वो सुधा को यूज करके दूध, दही, पनीर सब बेचे। दूसरा कंडीशन है कि वो कहे कि देखो, आप डेयरी प्रोडक्ट में आप इसको मत यूज करो, आप किसी और चीज के लिए यूज कर लो, पर मैं सुधा नाम आपको देता हूँ। तो यहाँ पे उसने गुडविल जो है नहीं दिया। तीसरा कंडीशन वो ये कह सकता है कि मैं दूध और दही के लिए आपको ये नहीं दूंगा, यानी आप सुधा नाम, बाकी पेड़ा ले लीजिए, आप पनीर ले लीजिए, आप लस्सी ले लीजिए, उन सबों को बेचिए, बट आप दूध और दही जो है उसके लिए आप सुधा यूज नहीं करेंगे। So these are the different conditions for assigning your trademark. Then there is unregistered trademark. तो unregistered trademark के लिए भी सिमिलर जाता है कि या तो आप उसको गुडविल के साथ दे रहे हैं या गुडविल के बिना भी दे रहे हैं, क्योंकि अनरजिस्टर्ड का मतलब ये होता है आपने फाइल किया है और अभी वो प्रोसेस में है, अभी वो रजिस्टर नहीं हुआ है। ठीक है। restrictions on assignment or transmission where multiple exclusive rights would be created, ये 38 39 के एक्सेप्शन में जाता है।
ये उन तरह के ट्रेडमार्क्स के लिए है जो मोस्टली या तो वो किसी और एक्ट में, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट में या डिजाइन में या कहीं और वो रजिस्टर हो रहे हैं और उनके पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स है। जैसे सुधा ही अगर मैं बोलूं तो किसी ने, जैसे मान लीजिए ये अटरली बटरली जो आता है इसका अमूल का, अटरली बटरली डिलीशियस, ये जो है ये एक टैगलाइन है। वो जो बटर है वो बेच रहा है अमूल, उसमें उसने ये डाल रखा है। नाउ ये दिस टैगलाइन कैन आल्सो बी रजिस्टर्ड एज कॉपीराइट। ठीक है, तो यहाँ पर वो कॉपीराइट में क्या हुआ है कि मे बी कोई किसी ने जो रजिस्टर किया है उसका बिजनेस इन रिलेशन टू बटर ही है। सो या तो सेम गुड्स या सर्विसेज या सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यहाँ डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि टीएम एक्ट में जो क्लासेस हैं उसके डिस्क्रिप्शन सेम है। जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज अ डेयरी प्रोडक्ट, इट इज एन एफएमसीजी, तो सेम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में आते हैं। या फिर जो कि एसोसिएटेड विथ ईच अदर, जैसे फॉर एग्जांपल बटर है, अमूल बटर के अलावा और भी बहुत चीजें बेचता है, राइट, बट इट इज रिलेटेड टू ऑल डेयरी प्रोडक्ट। तो वहां पर वो एसोसिएटेड विथ सिमिलर ये हैं, या फिर जहां पर उन उस समय जहां पर इनके ट्रेडमार्क्स नियरली रिजेंबलिंग है, दैट इज अटरली बटरली डिलीशियस, ये जो है ये सिमिलर हो गया। या फिर दैट गर्ल हु इज सिनोनिम विथ बटर ऑफ अमूल, उस तरह का कैरिकेचर किसी ने कॉपीराइट किया है, या फिर उसने हो सकता है ट्रेडमार्क ही किया हो, तो वहां पे लाइक्लीहुड ऑफ कंफ्यूजन है। मतलब कोई खरीदने जाएगा तो डिसीव हो सकता है या कंफ्यूज हो सकता है, तो उस सूरत में यहाँ पे लिमिट कर सकती है आईपीआर ऑफिस। पर उन्होंने ये बात बोली इसके भी एक्सेप्शन में कि मान लीजिए सिमिलर है, मान लीजिए जो ट्रेडमार्क है नियरली रिजेंबलिंग ईच अदर है, या फिर आइडेंटिकल है, या फिर वो आइडेंटिकल है, सिमिलर है फॉर मे बी सेम काइंड्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सिमिलर डिस्क्रिप्शन के गुड्स और सर्विसेज के लिए, लेकिन वो इंडिया में कुछ इसको बेच नहीं रहे हैं, उसके उनके लिए कोई उसका यूसेज नहीं है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट दे आर डूइंग इज, या तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वो इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, या इस ऐसे मार्केट में आउटसाइड इंडिया बेच रहे हैं जहां पे वो सेम मार्केट नहीं हो रहा है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। मतलब अगर वो इवन इफ इट इज फॉलोइंग अंडर 41, वहां पे अगर इस तरह का कंडीशन हो गया तो वो अप्लाई नहीं होगा। Then there is another thing which they are talking about is that in this particular section itself, कि अगर इस तरह के इश्यूज उठते हैं तो उसके लिए वो जो प्रोप्राइटर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का, वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रार को। और स्पेसिफिक मैनर अगर ये बोलते हैं, ये मतलब अगर ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर बोल रहे हैं, तो वेरी सिंपली इट स्टेट्स दैट जो फॉर्म नंबर दिया गया है उस फॉर्म में और जो डॉक्यूमेंट जो है उनके साथ जो मांगा गया है वो अटैच करके आपको देना है, एंड विथ द प्रिस्क्राइब्ड फीस इफ इट इज देयर। तो यही इसका मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड मैनर। और जैसे मैंने कहा रूल्स जब हम पढ़ाएंगे तो आपको एक्ट्स का जो स्पेसिफिक फॉर्म्स है और रूल्स है वो उसके बाद में मैं आपको कनेक्ट करके बता दूंगी। तो ये जो है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उनको रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। रजिस्ट्रार पढ़ेंगे, समझेंगे, अपना रिसर्च वर्क करेंगे और वो पाएंगे अगर कि सबसेक्शन 1 जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो सर्टिफिकेट इसको इशू कर देंगे। और जब वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो ये जो सेक्शन 45 है इसने बताया है कि कैसे प्रोसेस है फाइलिंग का, उसके अंतर्गत आपको फाइल कर देना है। बट द पीरियड इज 6 मंथ्स, यानी जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया उसके 6 मंथ्स के विद इन आपको इसके लिए फाइल कर देना है अंडर सेक्शन 45। दिस इज व्हाट 42 टॉक्स अबाउट। Restriction on assignment or transmission when exclusive rights would be created in different parts of India। यानी आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि इसमें लिमिटेशंस हो सकते हैं आपके राइट्स में। फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ सिमिलर मार्क पर आप बहुत पहले से उसको यूज करते आ रहे हैं तो आपको वो मिल सकता है, लेकिन वो आपको लिमिट कर देंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर आप उसको बेच नहीं सकते, उसको आप ट्रेडमार्क की तरह यूज नहीं कर सकते। तो सपोज करो आपको उस तरह का लिमिटेशन है
और आपने उसके लिए एक्सक्लूसिव राइट मांगा अंडर असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, तो यहाँ पर उसको साथ साथ में रिस्ट्रिक्ट करके ही आईपीआर ऑफिस को देना होगा। वो ऑल ओवर इंडिया के लिए वो दे नहीं सकते हैं, यानी वो ये नहीं कह सकते हैं कि आप किसी भी प्लेस ऑफ इंडिया में आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू रेस्ट्रिक्शन हुआ है। उसके अलावा ये भी कहते हैं कि जो इट इज इफ इट इज रिजेंबलिंग द फर्स्ट मेंशन ट्रेडमार्क, जो कि या तो सेम गुड्स है या सर्विसेज है, अगर गुड्स कहेंगे तो सर्विसेज साथ में अटैच होता है, और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है और, यानी इन तीनों में से कोई एक कंडीशन, सेम डिस्क्रिप्शन, या फिर एसोसिएटेड विद दोज गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पर ये तीनों जो है, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन के लिए वो एक्सक्लूसिव राइट नहीं दे सकते हैं अगर वो लिमिटेशंस के साथ आता है तो। यहाँ पे एक्सेप्शन है दैट ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर में प्रोप्राइटर ने अगेन अप्लाई किया, और जो रजिस्ट्रार है उसने पाया कि इससे कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, और उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया, और सर्टिफिकेट की भाई आपका नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो यहाँ पर सेक्शन 45 के अंदर में उनको 6 मंथ्स पीरियड में अप्लाई कर देना होगा। So what is 42 conditions for assignment other than in connection with goodwill of the business, यानी कि अगर तुम साथ में गुडविल नहीं दे रहे हो तो क्या कंडीशन हो रहे हैं। Where an assignment of a trademark, whether registered or unregistered, is made otherwise than in connection with goodwill of the business in which the mark has been used or is used, the assignment shall not take effect unless the assignee, not later than the expiration of 6 months from the date on which assignment is made, or within such period, extended period, if not, if any, यानी आपने आपने और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपको ये दे रहा हूँ बिजनेस का ट्रेडमार्क, और इसमें मैं गुडविल अटैच नहीं कर रहा हूँ, तो उस सूरत में इनको 6 मंथ्स के अंडर में आपको आईपीआर ऑफिस में अपना असाइनमेंट करवा लेना है रजिस्टर, क्योंकि अगर उसके बाद किया तो अलाउड नहीं होता, और उसके बाद भी एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स मिल सकता है इन सर्टेन सिचुएशंस, अगर रजिस्ट्रार अलाउ कर दिया तो उसको वो एडवर्टाइज करेंगे, और वो देखेंगे कि किसी कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और तब जाके वो रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कहते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एन असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन shall not be deemed to be an assignment made otherwise than in connection with the goodwill of the business and when the mark is used, namely, पहला, an assignment of trademark in respect of only some of the goods or services, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुधा का दूध वो वही बेचेंगे और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स ये बेच सकते, तो सम ऑफ द सर्विसेज और गुड्स जिसका उन्होंने गुडविल ट्रांसफर किया है तो वहां पर ये नहीं लगेगा। या फिर एन असाइनमेंट ऑफ ट्रेडमार्क विच इज यूज्ड इन रिलेशन टू गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, वो बाहर भेज रहे हैं, जहां पे असाइनमेंट होने के बाद भी वो कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी वो सिर्फ गुडविल जो है एक्सपोर्ट बिजनेस में ही यूज हो रहा हो। Section 43 Assignment and Transmissibility of Certification Trademark, उनका सिंपल स्टेटमेंट यही है कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको करना है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है, तो उन सब के लिए सबको अलाउ करना होगा कि हाँ भाई इसको असाइन कर दिया जाए, तो उसके लिए भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है। ठीक है, उसी तरह से एसोसिएटेड ट्रेडमार्क है, सिंगल सिंगल नहीं कर सकते हो, लाइक आई एम लविंग इट विथ एम, तो एसोसिएटेड है एक दूसरे से, तो यहाँ पर आपको या तो होल करना है बट नॉट सेपरेटली, बट कुछ प्रोविजंस में इसको अलाउ कर दिया गया है जहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। 45 जो है वो स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट हाउ टू डू इट, तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा है जब रजिस्ट्रार चाहेगा तो, बट मैं बता दूं कि यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि जो आपकी डीड हुई है जिस पर्सन के साथ, यानी असाइनर और असाइनी के बीच में, तो जो असाइनी है उसे अप्लाई करना है इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और असाइनर जो है वो और इनके बीच में जो डीड हुई होगी कि मैं आपको ये दे रहा हूँ,
वो डीड इनको अटैच करना पड़ेगा अपने फाइल के साथ, क्योंकि अभी ऑनलाइन होता है तो आप उसको अपलोड करते हैं। एंड देन दे वेट, रजिस्ट्रार वेट्स, उनको वो लेटर भेजता है असाइनर को कि क्या आपको ऑब्जेक्शन है, क्या आपने ये असाइनमेंट किया है या नहीं किया, और ऑब्जेक्शन है तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप हमको बता दीजिए। फिर वो उसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद भी दे वेट फॉर 3 months ऑलमोस्ट कि आप कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं कर रहा है इसको कि ये किसी और का था और किसी ने असाइनर बन के इनको बेच दिया हो। एंड देन दे फाइनली assign the trademark to the person who has applied for it. So this is what it is। और ये जो कंडीशन जो है ऊपर में हमने पढ़ा है 40-41 में, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। सो फ्रॉम हियर आई विल गो टू चैप्टर 6 टुमारो। आई होप अभी तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कोई इश्यू हो रहा है प्लीज़ मैसेज मी कमेंट्स, इन द कमेंट्स आई विल ट्राई टू आंसर यू एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलेगा, उसके लिए नोटिफिकेशंस बटन भी दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।